आज जितने भी इंडियंस भारत में रह रहे हैं, फिर चाहे वो मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, हर कोई दो लाइफ जी रहा है। पहली लाइफ में वो एक रिच इंडिया की फैसिलिटीज का पूरा मजा उठाता है। जैसे अगर तुमको भूख लग रही है तो तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अपना फोन उठाओ, स्विगी करो और 20 मिनट के अंदर गर्मा गर्म खाना तुम्हारे घर पे आ जाएगा, वो भी सिर्फ 300 रुपए के अंदर। तुम बीमार हो और तुम्हें मेडिकल चेकअप कराना है तो उसके लिए भी तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। चेकअप करने के लिए वो सीधा सीधा तुम्हारे घर पे ही आ जाएंगे। जो दवाइयाँ महंगी हैं और अगर उसको कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो वो भी आपको सस्ते रेट से मिल जाएंगी। कुल मिला के आप आराम से अपने घर पे ही मोबाइल से ही काफ़ी कुछ कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे ही हम इंडियंस घर से बाहर निकलते हैं, वहीं से शुरू होती है हमारी दूसरी लाइफ, द पुअर इंडिया। अब ये पुअर इंडिया और रिच इंडिया को समझाने के लिए मैं अपनी पर्सनल लाइफ का एग्जांपल यूज करूंगा, जिससे हर कोई रिलेट कर पाए। तो जब मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाता हूँ एंजॉय करने के लिए, तो हमारे डेस्टिनेशन और जर्नी में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो घर से निकलते ही हमें कुछ ऐसी रोड्स देखने को मिलती हैं। अब ये रोड तो किसी एंगल से नहीं दिखती, बस लगता है किसी ने गड्ढों के बीच में बिना डामर के गिट्टियां बिछा दी हैं, जिससे आपकी गाड़ी और तशरीफ का सस्पेंशन टेस्ट किया जा सके। और ये हमारी सेफ्टी का इतना ध्यान रखते हैं कि रोड के बीच में डायनासोर को फंसाने के लिए इतने बड़े होल्स बना रखे हैं। एक बार कोई इसमें गिरा तो शायद वापस ना आ पाए। और अगर गलती से बारिश हो गई तो रोड पे ही वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना रखा है, ताकि हमारे देशवासियों को पानी की कमी ना हो। और जिन लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, उनका इलाज करने के लिए सरकार ने इतने चौड़ी रोड का आविष्कार किया है, जिससे हमारे देश के युवाओं में हौसला बना रहे और उनके अंदर से सारे फोबिया हमेशा के लिए गायब हो जाए। और ड्राइवर लाइसेंस को तो प्रसाद की तरह बांटा जा रहा है, जिससे होता क्या है ये। और ट्रैफिक मैनेजमेंट तो इतना अच्छा है कि आप आराम से घंटों तक जाम में फंसे रहें, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता फैमिली को देने के लिए। तो ट्रैफिक जैम में आराम से फैमिली के साथ आप पिकनिक बनाइए, और जिनकी फैमिली नहीं है वो ट्रैफिक जैम में फैमिली बना भी सकते हैं। इतना ही नहीं, आपका घर हमेशा साफ रहे उसके लिए खाली प्लॉट्स को भी डस्टबिन बनवा दिया गया है। आपको कचरा फेंकना है तो डस्टबिन की क्या जरूरत, जहां पे भी हरी भरी साफ सुथरी खाली जमीन दिखे वहीं पे फेंक दो। और सरकार को तो ये बात पता ही है कि हमारे लोग इतने अच्छे हैं कि वो लोग तो फेंकेंगे ही। तो उन्होंने सोचा कि अगर फ्रांस के पास लोहे का आईफिल टावर है तो हमारे पास कचरे का आईफिल टावर तो होना ही चाहिए, जिससे टूरिज्म बढ़ेगा और इकोनॉमी बूस्ट होगी। लेकिन अब मजाक से हट के बोलूं तो एक कचरे का ढेर 10 साल से एक ही जगह पे पड़ा हुआ है और आज तक इसको कोई साफ करने नहीं आया। लेकिन जैसे ही हम अपने डेस्टिनेशन के करीब आते हैं, वहां से शुरू होता है द रिच इंडिया। यहाँ पहुंचने के बाद हमें फील होता है कि हम किसी वेल डेवलप्ड नेशन में रह रहे हैं। चौड़ी साफ सुथरी सड़कें, ग्रीनरी, अच्छी एयर क्वालिटी, एक वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, पेडेस्ट्रियंस और टूरिस्ट के लिए रेस्टिंग स्पेस, पार्क्स और हाइजीनिक एनवायरनमेंट, मतलब वो सारी फैसिलिटीज जो एक वेल डेवलप्ड नेशन में होती हैं। और डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद तो जैसे इंडिया का पूरा फेस ही बदल जाता है। इसका आइडिया तब लगा सकते हैं जब कोई टूरिस्ट पूछने लगे, इज दिस इंडिया? क्योंकि जो इंसान रास्ते में वो सारी चीजें देखकर आ रहा है, उसको एक नॉर्मल मॉल भी स्वर्ग लगने लगता है। लेकिन हम सबको खुद से जो सवाल पूछना चाहिए वो ये है कि आखिर इन दोनों इंडिया में इतना फर्क क्यों है। तो शायद ये सब देखकर आपको बहुत बुरा फील हो रहा होगा और शायद अपनी ही कंट्री पे शर्म महसूस हो रही होगी। बहुत लोगों का मन भी कर रहा होगा कि वो जल्दी से जल्दी इंडिया छोड़कर किसी वेल डेवलप्ड कंट्री में सेटल हो जाए। और अगर ये वीडियो देखकर आपको ऐसा फील हो रहा है तो बधाई हो, आप भी मेरे नैरेटिव में फंस गए। अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने वीडियो में दिखाई वो बस एक नैरेटिव सेट करने के लिए था। लेकिन क्या मैंने कुछ झूठ बोला? बिल्कुल नहीं। मैंने बस अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखकर कुछ सेलेक्टिव विजुअल्स ही आपके सामने रखे। और इतना ही आसान होता है एक नैरेटिव सेट करना, जो कि मैंने खुद वेस्टर्न मीडिया से सीखा। एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने आपको पुअर इंडिया के शॉर्ट्स दिखाए, उसको ढूंढने के लिए हमें घंटों तक राइड करना पड़ा था। और जो रिच इंडिया के शॉर्ट्स थे वो बस एक नॉर्मल मॉल के थे। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इंडिया में प्रॉब्लम्स नहीं है और ये सब झूठ है, लेकिन हर कंट्री के दो साइड्स होते हैं, बस फर्क सिर्फ मार्केटिंग का होता है। आज जितनी भी कंट्री सुपर पावर बन चुकी हैं, उनके यहाँ भी आपको एज ए विजुअल्स देखने को मिलेंगे और उनकी कंडीशन तो इंडिया से भी बदतर है। लेकिन कभी भी आपको ये सारी चीज़ें वायरल होते हुए नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि इनकी मार्केटिंग हमसे बेटर है। और मेन स्ट्रीम मीडिया किसी भी सुपर पावर नेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर कभी नहीं दिखाता। आप यूएस, चाइना, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स ही देखने को मिलेंगे। लेकिन जब आप इंडिया सर्च करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? भाई ने इतने सारे मास्क खरीदे, अपने सारे, कोई नए कपड़े नहीं लाए, सारे पुराने कपड़े घिसे पिटे। जैसे लोग पहनते हैं ना कुछ गंदा काम करना हो, तो भाई सारे गंदे कपड़े लाया और मास्क लेके आया। क्यों? कह रहा, दिखाया इसने भी प्रूफ के साथ कि अगर गूगल पे सिर्फ इंदो लिखोगे, हमारे इनके कोरिया में इंडिया को इंदो बोलते हैं, तो भाई इतनी गंदी इमेज आती है, धूल ही उड़ रही है। तो सोच रहा था, कह रहा है मैंने इंडिया का नाम सुनते मेरे दिमाग में आ रहा था ब्राउन ब्राउन सा, सिर्फ धूल उड़ रखी है। तो भाई ये जो फोटोज देख रहे हो ना, जिसमें धूल उड़ रही है और इतना पोल्यूशन, आग लग रही है, देखो ऐसे लोग घूम रहे हैं, तो उसको लगता था इंडिया ये है। सो यू ब्रिंग टू मैनी मास्क, हाँ मास्क। I'm ready to fight. और जब आप इंडियन फूड सर्च करते हैं तो क्या दिखता है? अरे भाई छगानी कचौड़ी वाला यहाँ फेमस है चाइना में, बताओ यार।
सो भाई मैंने जूनो से पूछा कि कौन सी वीडियोस देखी हैं इंडियन फूड की, मुझे दिखाओ एक बार। तो भाई ये वीडियोस हैं, ये देखो ये वीडियोस देखते हैं ये लोग। हमारी ये वीडियो आती है भाई फूड की यहाँ पे। दिस अरे भाई तो छगानी वाला अरे भाई छगानी कचौड़ी वाला यहाँ फेमस है चाइना में, बताओ यार। दिस इज़ अवेलेबल इन चाइना, सो एवरीवन वॉचेस इट लाइक। Yeah, just for fun, you know. हाँ, हाउ मेनी व्यूज़ ऑन इट? Yeah, and 19 million views. भाई 200 मिलियन व्यू है इस वीडियो पे यार, 200 मिलियन। भाई कैसे डिपेंड करूँ यार, आई डोंट थिंक इट्स फ्रॉम इंडिया। इसी को बोलते हैं नैरेटिव वॉरफेयर, जिसमें हम सबसे पीछे हैं। लेकिन ये वीडियो नैरेटिव के ऊपर नहीं है, इसको मैंने सिर्फ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए यूज़ किया है कि सुपर पावर बनने का मतलब हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कुछ ना कुछ कमियां हर जगह होती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या इंडिया का सुपर पावर बनना सच में प्रैक्टिकल है और हमें क्या क्या अचीवमेंट्स और चाहिए सुपर पावर बनने के लिए। तो ये जानने से पहले कि इंडिया सुपर पावर कैसे बनेगा, हमें ये जानना पड़ेगा कि सुपर पावर का मतलब क्या होता है और क्या क्राइटेरिया होता है किसी कंट्री का सुपर पावर बनने के लिए। तो इसकी एलिजिबिलिटी को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हम जानेंगे कि आज प्रेजेंट डे इंडिया इन 7 पार्ट्स में कहाँ स्टैंड करता है और जो कंट्रीज ऑलरेडी सुपर पावर बन चुकी हैं वो इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करती हैं। इस कंपैरिजन को जब आप अच्छे से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमारा जो सुपर पावर बनने का गोल है क्या वो सच में रियलिस्टिक है या फिर बस एक और सरकार का वादा। तो जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। आज इंडिया टॉप 5 नेशंस में आता है और इस साल हम जापान को पीछे छोड़कर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। तो हमारे देश में इतने बड़े देशभक्त बैठे हैं कि उनको ये बात सुन के अच्छा नहीं लगा, तो सब लोगों ने पर कैपिटा जीडीपी की बात करना शुरू कर दी, जो कि आप खुद देख सकते हैं कितना जमीन आसमान का फर्क है इंडिया में और बाकी सुपर पावर्स में। और इस बात को कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम इस रोड पे चल रहे हैं तो हमें पूरा सच दिखाने की जरूरत है। ये पर कैपिटा जीडीपी हमेशा नॉमिनल जीडीपी पे निकलती है। रियल फिगर्स निकालने के लिए हमें पीपीपी की जरूरत है। इसमें पीपीपी का मतलब है परचेजिंग पावर पैरिटी। अब घबराने की जरूरत नहीं है, इसको मैं बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। तो नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो करंट मार्केट रेट्स को देख कर निकाली जाती है, जिसमें कुछ भी एडजस्टेड नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ पीपीपी में कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स को एडजस्ट किया जाता है कंट्री के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में आपको 1 किलो चावल 50 रुपए का मिलता है और जापान में वही सेम 1 किलो चावल 1000 से 2000 येन के बीच में मिलता है, यानी कि 500 से 1000 रुपए में। और इसी को बोलते हैं पीपीपी, जिसमें इंडिया ग्लोबली 3rd रैंक करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारा गोल सुपर पावर बनने का है तो हमें और भी बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करना पड़ेगा। आज मैन्युफैक्चरिंग में चाइना डोमिनेट कर रहा है। फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी बैटरीज सब कुछ वो लो कॉस्ट और हाई स्केल पे बनाकर एक्सपोर्ट कर रहा है और इंडिया ज़्यादातर आईटी सर्विसेज ही एक्सपोर्ट करता है। तो उसके लिए हमें मेक इन इंडिया को और ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा। फिर इनोवेशन में हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। एआई, बायोटेक, स्पेस टेक, इन सब में यूएस लीड कर रहा है और ईवी, 5G और सोलर पैनल्स में चाइना लीड कर रहा है। और इंडिया क्या कर रहा है? स्टार्टअप के नाम पे बस एक और फूड डिलीवरी ऐप। इसके लिए गवर्नमेंट को फंड करना चाहिए उन सारे स्टार्टअप्स में जो एआई, डिफेंस टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी में काम कर रहे हैं। और हमारे इंडिया का टैलेंट बाहर ना जाके यहीं काम करे, उसके लिए भी हमें वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बनानी पड़ेंगी और इंश्योर करना पड़ेगा कि टैलेंट को हाई प्रोफाइल जॉब और सैलरी मिले। लेकिन आयरनी देखिए, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड इंजीनियर्स और वर्कर्स इंडिया नहीं होते, लेकिन फिर भी उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से यूएस और यूरोप की इकोनॉमी बूस्ट करती है, इंडिया की नहीं। अब बात करते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया की, और वो है मिलिट्री पावर। आज पूरे वर्ल्ड में इंडिया की 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, लेकिन हम आज भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन मिलिट्री में पीछे हैं क्योंकि हमारे पास कोई जाइंट प्लेयर नहीं है। यूएस के पास लॉकहेड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरोप ग्रूमैन और रेथियन जैसे बड़े प्लेयर जो F-35 फाइटर जेट्स और पेट्रियोटिक मिसाइल से लेकर स्टेल्थ बॉम्बर्स तक सब कुछ बनाते हैं। और इंडिया में बस स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन जैसे HAL और DRDO ही है जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, वो भी सिर्फ 26,000 करोड़ के बजट में। वहीं दूसरी तरफ लाडली बहन योजना को 36,000 करोड़ का बजट मिलता है सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट से। और अगर हम बाकी स्टेट का भी लाडली बहन योजना मिला लें तो रफ एस्टिमेट 83,000 करोड़ का बनता है। लेकिन फिर वही बात पड़ती है ना, क्या हमें सच में और फाइटर जेट्स और स्टेल्थ बॉम्बर्स की जरूरत है? नहीं। लाडली बहन योजना से हम सुपर पावर बनेंगे। फिर तीसरा क्राइटेरिया है टेक्नोलॉजी। जो देश आज के सबसे एडवांस फील्ड्स में लीड करता है वही कल का फ्यूचर डिसाइड करता है। एआई, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये सब डिसाइड करेंगे कौन अगला सुपर पावर बनेगा। चाइना और अमेरिका के बीच में जो राइवलरी है वो सिर्फ मिलिट्री की नहीं है, बल्कि एआई और चिप टेक्नोलॉजी की भी है। जो कंट्री टेक्नोलॉजी में आगे है वही ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी दोनों को कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है चौथा क्राइटेरिया, सॉफ्ट पावर। अब सुपर पावर सिर्फ टैंक्स और जीडीपी से नहीं बनता, आपका कल्चर, मीडिया और एजुकेशन ये भी लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। सॉफ्ट पावर मेनली ये डिटरमाइन करता है किस कंट्री का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ग्लोबल लेवल पे। जैसे हॉलीवुड, नेटफ्लिक्स, हार्वर्ड, सिलिकॉन वैली,
इन सब ने अमेरिका की सॉफ्ट पावर को ग्लोबल बनाया है। वहीं दूसरी तरफ चाइना मिलिट्री और इकोनॉमी में स्ट्रांग है, लेकिन उसकी सॉफ्ट पावर थोड़ी सी वीक है। इसी वजह से लोग चाइना को सुपर पावर की रिस्पेक्ट नहीं देते। तो इंडिया को भी अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ग्लोबल पुश देने की जरूरत है। और ये सिर्फ मूवीज की बात नहीं हो रही, बल्कि हर इंडस्ट्री इसमें इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो मूवीज हो, म्यूजिक हो या फिर गेमिंग इंडस्ट्री हो। एग्जाम्पल के तौर पर आज यूएस में रॉकस्टार, एक्टिविजन और कैपकॉम जैसी कंपनीज ने एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस बना के रखा है और इनकी $1 बिलियन मार्केट में मोनोपोली है। लेकिन हमारे पास अभी ऐसा कुछ नहीं है। GTA 6 का एग्जाम्पल देख लीजिए, किस तरीके से पूरी दुनिया एक गेम के पीछे ही पागल हो चुकी है। फिर आता है 5वां क्राइटेरिया, डिप्लोमेसी। मतलब आप ग्लोबल स्टेज पे कितना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो। यूनाइटेड नेशन, G20, ब्रिक्स और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब डिप्लोमेसी का ही पार्ट है। अमेरिका का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो कहीं भी सैंक्शंस लगाता है तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी हिल जाती है। एक सुपर पावर को अपना ग्लोबल नेटवर्क बनाना पड़ता है, जिसमें एलाइज होते हैं, ट्रेड पार्टनर्स होते हैं और मिलिट्री पैक्ट्स होते हैं। आज हमने काफ़ी ज़्यादा अलायंस बना रखी हैं, लेकिन फिर भी हम यूएस सैंक्शन से बच नहीं सकते। उसके लिए हमें डॉलर और स्विफ्ट पेमेंट पर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है 6 क्राइटेरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सुपर पावर बनने के लिए हाई स्पीड रेलवेज, एक्सप्रेसवेज, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, सब कुछ एफिशिएंट होना चाहिए। अगर ब्यूरोक्रेसी करप्ट और स्लो है तो ग्रोथ नहीं होती। और इसी चीज़ का फायदा उठाया चाइना ने, क्योंकि वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, तो उन्होंने 30 साल के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा दिया। लेकिन हम कभी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई हाईवे बनता भी है तो काफ़ी लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं कि क्या हमें इतने हाईवे की ज़रूरत है। डेमोक्रेसी इंडिया की स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। और फिर लास्ट क्राइटेरिया है सोशल यूनिटी। एक देश के अंदर अगर ज़्यादा इनइक्वालिटी या कम्युनल क्लैशेस होते हैं तो सुपर पावर का जो स्टेटस है उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अमेरिका में रेशियल इशूज़ हैं, चाइना में फ्रीडम इशूज़ हैं, पर दोनों ने अपनी यूनिटी को बना के रखा है। अगर उनकी कंट्री पे कोई सवाल आता है तो सब लोग यूनाइट होकर जवाब देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होना सिर्फ एक सपने जैसा है, क्योंकि किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी ने एक कोट मार दिया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उसी के बाद से इंडिया का बेड़ा गर्क हो गया था। इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी को साथ में लेके चलना। लेकिन अगर हम लोग अंदर ही अंदर डिवाइडेड रहेंगे तो सुपर पावर बनने का गोल तो भूल जाओ। फॉरेनर्स बल्कि डिवाइड एंड रूल खेल के अलग चले जाएंगे। तो अगर इंडिया इन 7 चैलेंजेस को ओवरकम करता है तो शायद पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 10 साल में इंडिया सुपर पावर बन जाए। लेकिन जिस चीज़ से अभी हम सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं वो है करप्शन। इंडिया में करप्शन चपरासी से लेकर सरकार तक करती है, और इसमें मिडिल क्लास नॉर्मल लोग भी आते हैं। आप खुद से ही पूछ लो, जितने भी बच्चे सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 10-10 साल से, कि 25,000 की भी नौकरी लग जाए। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आप इनसे सैलरी पूछते हैं तो ये 2 सैलरी बताते हैं, एक नॉर्मल सैलरी और एक ऊपर की, कि हाँ भाई वैसे तो 25,000 है, लेकिन ऊपर से महीने का लाख बन जाता है। तो सिर्फ सरकार में नहीं, पूरे इंडिया में करप्शन सबकी रगों में दौड़ रहा है। इंडिया के पास 2 चॉइस क्लियर है, या तो अपनी स्ट्रेंथ को डबल करके चैलेंजेस को ओवरकम करे और आने वाले 10 सालों में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाए, या फिर बस इंटरनल इश्यूज में अटक कर एक रीजनल प्लेयर बन के रह जाए। तो सवाल ये नहीं है कैन इंडिया बिकम अ सुपर पावर, सवाल ये है विल इंडिया चूज टू बिकम अ सुपर पावर। तो आपको क्या लगता है इन 2 चॉइसेस में से इंडिया क्या चूज करेगा? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर लिखें। और इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है, और चैनल को लाइक करो। अब हमारा गोल है अगले साल तक मिलियन पहुंचने का, तो इसमें सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और बाकी जितनी भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे हम अवेलेबल है वहाँ पे भी आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम पे @ironboss221b और सेम यूज़र नेम आपको एक्स पे भी मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड सर्वर के लिए भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।